हेलो बच्चों, 16 फरवरी। तो आज का टेस्ट का टॉपिक है बच्चा लोग मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो देखो बच्चा लोग, मैग्नेटिज्म एंड मैटर बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। जैसे इसी साल 3 क्वेश्चन करीब आया था, तो मान लीजिए 3 नहीं आएगा तो 2 आएगा ही, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आपका 2 क्वेश्चन, तो दोनों से मिला के कम से कम 4 क्वेश्चन इस साल मिलेगा ही मिलेगा। पिछले साल तो पता नहीं क्या दोनों पेपरों में जबरदस्त जलवा था, अकेले 4-5 क्वेश्चन मैग्नेटिज्म एंड मैटर से ही आया था। लेकिन अब हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, लेकिन हाँ कम से कम 2 इससे तो मिलना ही है। तो आओ चलो शुरू किया जाए आज का टेस्ट। ठीक है भाई, सब एनसीईआरटी से रिलेटेड एक लाइनें हैं। हाँ, सब एनसीईआरटी की लाइनें हैं। क्या करा है, मस्ट एवरी मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन हैव नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। हाँ, सारे कॉन्फ़िगरेशन, ऐसा थोड़ा है कि ये मैग्नेट वाला रखता है, ऐसा नहीं कि सारा कॉन्फ़िगरेशन रखेगा। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं, अगर आप जैसे करंट लूप लेते हैं तो क्या इसमें नॉर्थ और साउथ दोनों पोल होगा? नहीं बेटा। अगर ये देखिए करंट का डायरेक्शन ऐसे है तो देखिए साउथ पोल होगा, और अगर करंट का डायरेक्शन ऐसे है तो ध्यान दीजिएगा ये कौन सा होगा, नॉर्थ पोल होगा। तो ऐसा नहीं है कि सारा मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन जो है नॉर्थ और साउथ, तो ये लाइन गलत है। वी कैन नॉट आइसोलेट द नॉर्थ और साउथ पोल ऑफ मैग्नेट। सही बोल रहा है। हाँ, हम आइसोलेट मैग्नेट का रहा, मैग्नेट हम उनको अलग अलग नहीं कर सकते हैं। अगर हम उनको काटेंगे, ठीक है, तो फिर नॉर्थ और साउथ पोल जनरेट हो जाएगा, मतलब मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। तो पहला सही, दूसरा क्या गलत। पहला सही, पहला गलत, दूसरा सही। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए क्या करा है। आउट ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, द अर्थ बिहेव्स एज मैग्नेट विथ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग फ्रॉम। गलत बोल रहा है। ज्योग्राफिक नॉर्थ से ज्योग्राफिक साउथ, ज्योग्राफिक साउथ से नॉर्थ होता है, तो ये गलत हो गया। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ मैग्नेट फ्रॉम कंटिन्यूअस क्लोज लूप। हाँ, ये सही बोल रहा है, ये अच्छा बोल रहा है, बहुत बढ़िया बोल रहा है। हाँ, क्लोज लूप हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज इंटरसेक्ट। नहीं, ये गलत बोल रहा है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम ऑन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम देखिए थीटा जी इक्वल टू 0 डिग्री पे होता है, तो यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, -PE cos 0। सही बात है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में मिनिमम होता है। व्हेन मैग्नेट कट इनटू 3 पीस इक्वल पार्ट, देन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑल पार्ट ऑन द सम पोजीशन रिमेन्स अनचेंज। ठीक है, तो ये देखिए अगर 3 पार्ट में काटा जाएगा, जैसे ये देखिए नॉर्थ साउथ है, तो प्रत्येक पार्ट का मैग्नेटिक मोमेंट m/3 हो गया। और फिर उनको अगर सम पोजीशन में हम जोड़ रहे हैं, सम पोजीशन जोड़ने का मतलब ऐसे, ये देखिए सम पोजीशन में जोड़ने का मतलब ये हो गया, तो फिर नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, ma हो जाएगा। तो सही बोल रहा है, A, B, D एंड E। F नेट फोर्स ऑन मैग्नेट इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0। नहीं भैया नहीं, ये गलत है, इसीलिए इसमें कौन सा होगा, C। ठीक है, फिर डी तीसरा करा, डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस आर द वंस इन विच रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट इन एन एटम इज 0। सही बात है, एनसीईआरटी की लाइन है कि देखिए इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट तो होता है, लेकिन नेट मैग्नेटिक मोमेंट उसका क्या होता है, 0 होता है। हाँ, ये भी ध्यान दीजिएगा, इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट अगर इलेक्ट्रॉन का पूछेगा तो एनसीईआरटी में दिया गया है, लेकिन जब नेट मैग्नेटिक मोमेंट पूछेगा, हाँ, तो वह क्या होता है, 0 होता है। तो इसीलिए स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, सही कह रहा है। डाया मैग्नेटिज्म प्रेजेंट इन ऑल सब्सटेंस। सही बात है। जैसे फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिज्म में भी डायामैग्नेटिज्म होता है, लेकिन वह वीक होता है। क्या होता है, तो ये यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है, तो ये भी एनसीईआरटी की लाइन है। तो बोथ करेक्ट, बोथ करेक्ट, इसमें इनकरेक्ट लग गया क्या, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस आर द वंस विच, ठीक है, और डायामैग्नेटिक प्रेजेंट इन ऑल सब्सटेंस, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें हम सही कर ले रहे हैं। ये ऑप्शन में तीसरे का डी नहीं है भैया, हाँ, तीसरे का ए है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, तीसरे का ए हो गया। ठीक है, हो जाता है कभी कभार। ठीक, चलिए अब क्या भैया, आउट ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 0। सही बोल रहा है। हाँ, ये सही बोल रहा है। करा सब्सटेंस विच एट रूम टेम्परेचर रिटेन देयर फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कॉल्ड परमानेंट मैग्नेट। ये भी सही बोल रहा है। रेशियो ऑफ रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी एंड मैग्नेटिक सस्पेटिबिलिटी इज 1। नहीं भैया, म्यू आर इक्वल टू क्या होता है, ये देखिए म्यू आर इक्वल टू 1 + काई होता है। तो कहाँ इनका रेशियो, इनका डिफरेंस ना 1 होगा, यानी म्यू आर माइनस काई इनका डिफरेंस 1 होगा, रेशियो नहीं 1 होगा, तो ये गलत है।
मैग्नेटिक सस्पेटेबिलिटी ऑफ डायामैग्नेटिज्म लो एंड नेगेटिव। हाँ ये सही बोल रहा है, तो जो गलत है वही सही करना है, इनकरेक्ट खोजना है, तो इसका मतलब इसका सी हो जाएगा, सही है। पांचवा क्या कर रहा है, ए सोलिनॉइड हैज ए कोर ऑफ रिलेटिव परमिबिलिटी 1000, द वाइंडिंग सोलिनॉइड आर इंसुलेटेड एंड कैरी करंट 10 एम्पियर इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इज 1000 पर मीटर, मैच द फॉलोइंग। आपको मैच द फॉलोइंग करना है, वैल्यू ऑफ एच इन एम्पियर मीटर, वैल्यू ऑफ बी इन टेस्ला, वैल्यू ऑफ एम इन एम्पियर पर मीटर, वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट इन ए। तो बेटा आप सभी लोगों को ज्ञात होगा, क्या ज्ञात होगा कि एच जो होता है, सबसे पहले एच इक्वल टू क्या होता है, जैसे बी इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट एन आई होता है। बी बाई म्यू नॉट को आप लोग क्या कहते हैं, ये देखिए एन आई हो गया, बी बाई म्यू नॉट को आप लोग क्या कहते हैं, एच कहते हैं, तो एच इक्वल टू एन आई हो जाएगा। तो एच इक्वल टू एन आई का मतलब क्या हो गया, एन जो हो गया फेरों की संख्या 1000, आई जो हो गया 10 यानी 10 टू पावर 4 हो गया। चलिए एक आ गया एम्पियर पर मीटर। वैल्यू ऑफ बी इन टेस्ला, बी इक्वल टू आप जानते होंगे म्यू एच, ये रिलेशन म्यू क्या होता है, म्यू नॉट म्यू आर इनटू एच, म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 पावर -7 इंटू 10 पावर 3 इंटू एच, एच कहाँ है रे भाई, एच है 10 पावर 4, तो ये कैंसिल हो गया, खाली 4 पाई, 4 पाई का मतलब 3 चौके 12, यानी ये आपका होगा 12.56। चलिए वैल्यू ऑफ यम इन एम्पियर पर मीटर, चलिए फिर इसको देखते हैं, वैल्यू ऑफ यम इन एम्पियर मीटर, वैल्यू ऑफ यम, तो यम कैसे निकलेगा, ये फार्मूला आपके पास है ही, बी इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस यम, यही ना है। तो ये बताइए अब यम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यम की वैल्यू जो होगी बी अपॉन म्यू नॉट माइनस एच, बी की वैल्यू रखेंगे तो जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा म्यू आर -1 इंटू एच। म्यू आर 1000 था, 1000 में से 1 गया 99, और एच की वैल्यू कितनी आई है भाई, एच की वैल्यू आई है 10 टू पावर 4, तो इसको क्या लिख सकते हैं 99 10 टू पावर 4, 9.9 लिखा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा। वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट इन एम्पियर, मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, ये देखिए मैग्नेटाइजिंग करंट, ये देखिए मैग्नेटाइजिंग करंट कैसे निकालेंगे, तो अब आपको मालूम है बी इक्वल टू म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स एन है, और आई प्लस क्या होगा मैग्नेटाइजिंग करंट आई एम, भाई ठीक है भाई, क्योंकि इसी करंट के कारण मिल रही है। तो बी की वैल्यू कितनी है, ये देखो बी की वैल्यू है 4 पाई, म्यू नॉट कितना है 4 पाई इंटू 10 पावर -7, ये क्या हो गया 10 पावर 3, आई कितना हो गया, आई हो गया 10, और ये कितना हो गया आई एम, 4 पाई से 4 पाई कट गया, और ये 1000 इक्वल टू 10 प्लस क्या हो गया आई एम, या आई एम इक्वल टू 1000 में से 10 चला गया, देखिएगा 1000 में से 10 चला गया, कितना बचा 990 बचा, 990 है कोई ऑप्शन, अरे 10 9 ये 10 9980, अरे ठीक है उसी के आसपास है, 99 कितना वैल्यू रखोगे 9990 है, 80 आ गया है, गड़बड़ा गया है, तो 99, हाँ उसको करेक्शन करा देंगे, चलिए 9990 है, ठीक है ना 9990 है, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। अब इसमें मिला लीजिए कौन सा होगा आपका, हाँ तो 5 का डी है, ए का एस है, बी का पी है, सही है, सी का क्यू है, डी का आर है, ठीक। अब देखिए करंट इन द सर्किट फॉल्स फ्रॉम 10 एम्पियर टू 5 एम्पियर इन 1 सेकेंड, if EMF of 500 volt is induced, find self inductance of circuit। आपको सर्किट का सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, आपको सर्किट का क्या फाइंड करना है, सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करना है। ये देखिए फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सर्किट, फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सर्किट, तो आप फाइंड कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, सेल्फ इंडक्टेंस भी सर्किट का फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास फार्मूला क्या है, E इक्वल टू -L डी बाई कितना डी टी, सब कुछ दे दिया है। ई देखिए दे दिया है, ई कितना 500 दे दिया है, यल दे दिया है, और ये क्या है 10 से 5 यानी 5 हो गया, डी टी 1 सेकेंड, तो यल इक्वल टू कितना हो जाएगा 500 का मतलब क्या हो गया 100 हेनरी, 100 हेनरी है कोई ऑप्शन, एकदम है, इसका मतलब 6 का ए। 7 करा पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल हैज द म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 हेनरी, करंट 0 से 30 5 सेकंड, व्हाट इज द चेंज ऑफ फ्लक्स, तो इसके लिए तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा एम डी आई वही, हाँ डी फाई
डी टी दोनों में से कट जाएगा, डी फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, यम कितना है ये बताओ, यम है 1 और डी आई कितना है 30, तो इसका मतलब 30 वेबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 वेबर। स्क्वायर ऑफ साइड 1 मीटर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 1T, इफ स्क्वायर स्टार्ट टू श्रिंकिंग एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन लूप। आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ इन लूप बताना है। स्क्वायर ऑफ साइड 1 मीटर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला, इफ स्क्वायर स्टार्ट टू श्रिंकिंग, स्क्वायर स्टार्ट टू श्रिंकिंग एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, ध्यान दीजिएगा, एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर हाँ पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन लूप, आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ इन लूप बताना है, तो बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हैं इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। आराम से एक चीज़ को करिए, माइनस डी बाई डी टी, फाई कितना होता है बेटा, बी ए होता है, और स्क्वायर कितना है जरा बताइए, बी तो कांस्टेंट है, डी अपॉन डी टी क्या है, यल स्क्वायर। तो यल देखिए कांस्टेंट नहीं है, श्रिंक कर रहा है, सिकुड़ रहा है, तो अगर सिकुड़ रहा है तो इसका मतलब यल कांस्टेंट नहीं है, हाँ सिकुड़ रहा है तो यल कांस्टेंट नहीं है, ये चीज़ ध्यान दीजिए। तो जब सिकुड़ रहा है तो इसका मतलब ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी 2L डी एल बाई कितना हो जाएगा डी टी। सब कुछ तो दिया गया है, बी कितना दिया गया है 1, माइनस इग्नोर करिए क्योंकि माइनस बस बताता है कि डायरेक्शन अपोजिट है। यल कितना है 1 है और डी एल बाई डी टी कितना है 1 है, तो 2 मिली वोल्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए क्या कह रहा है कि इन द गिवन डायग्राम करंट वायर पी क्यू गिवन क्यू मूव विद वेलोसिटी बी, फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द वायर क्यूब। देखिए अब ये जो वायर है बेटा वह वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है, तो अब इसके लिए क्या करिए, इसके लिए आप कहीं एक छोटा सा एक डीएक्स एलिमेंट मान लीजिए डीएक्स, और ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है, जैसे मैंने ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी से बाहर दिया है, हाँ ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, हाँ कभी आ सकता है नीट में, कभी आ सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आने की प्रबल संभावना है, 0.1% ही है, लेकिन मैंने दे दिया 0.1% आने की संभावना है इसकी, हाँ लेकिन एग्जाम्पलर का है। अब आप ये मत कहिएगा कि सिलेबस के बाहर की चीज़ है। तो ये यक्स पे है, तो इसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, एक छोटे से एलिमेंट पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखिए क्या हो जाएगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, आई कितना हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा यक्स, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इक्वल टू क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इक्वल टू वी बी और वी बी वो डी एक्स, बी वी डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, अब देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है ना, हाँ तो 1 ये डिस्टेंस हो गया, यहाँ तक 2 हो गया, 1 से लेके 2 तक, बस कुछ नहीं है, बहुत आसान है। तो v को बाहर कर लीजिए, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई को बाहर कर लीजिए, और ये क्या हो गया 1 से 2 1 बाई यक्स डी एक्स, यानी क्या हो जाएगा ई इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई वी लॉग 2 आएगा ये, और जानते हैं आप म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 2 इंटू 10⁻⁷ होता है, और ये v क्या है 1 मीटर से लॉग 2 0.6931 होता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, 9 दूनी 18 को 8 हाथ में ले, 6 दूनी 12 1 13 1.386 इंटू 10⁻⁷। अब इसको आप क्या कर सकते हैं 138 10⁻⁻138.6 इंटू 10⁻⁹ ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम लोग नैनो वोल्ट कह सकते हैं, ये देखिए नैनो वोल्ट 138 नैनो वोल्ट। फिर क्या करा, विच ग्राफ ऑफ द इंड्यूस्ड चार्ज एंड टाइम। तो बेटा आप जानते हैं इंड्यूस्ड चार्ज टाइम से इंडिपेंडेंट होता है, टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, तो कौन सा होगा, सी वाला होगा। करा है कि स्क्वायर ऑफ साइड पाई मीटर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला, फाइंड चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स व्हेन इट कन्वर्ट टू सर्कुलर कॉइल। ठीक है, तो एक स्क्वायर है जिसका साइड कितना है पाई मीटर, तो ये देखो स्क्वायर है, साइड पाई मीटर है, तो पाई मीटर है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा A1 इक्वल टू पाई स्क्वायर। अब इसको सर्कुलर कॉइल में कन्वर्ट कर दिया गया है। सर्कुलर कॉइल में कन्वर्ट करने का मतलब हाँ B2 इक्वल टू कितना हो जाए, इसका एरिया A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा
पाई आर स्क्वायर। आप जानते हैं कि 2 पाई आर जो है वह किसके बराबर होगा, 4 पाई के बराबर होगा। ये आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई आर जो है वह 4 पाई के बराबर होगा। मतलब इसका पाई पाई कितना हो जाएगा, पाई पाई 2 पाई आर जो है वह 4 पाई के बराबर होगा। तो ये चीज़ क्या गड़बड़ हो गया भैया, कुछ गड़बड़ आ गया क्या ऑप्शन में, ओहो सही कराना पड़ेगा। चलिए हम करा देंगे, अभी तो टेस्ट के पहले हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये देखिए 2 पाई आर कितना हो गया इसका, 4 पाई। अरे पाई 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 कितना हो गया, 4 पाई। तो इसका मतलब आर इक्वल टू क्या हो गया, 2। तो आर इक्वल टू 2 का मतलब क्या हो गया, 2 दूनी 4 पाई हो गया। कितना हो गया, 4 पाई हो गया। ये देखिए 4 पाई है A2। ये सब कभी कभी हो जाता है, क्या करिएगा, कोई बात नहीं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल टू बी A2 अपॉन माइनस कितना हो गया, A1 हो गया। तो ये फाई इक्वल टू B1 है, A2 क्या है 4, ध्यान नहीं हमने दिया, 3.14 माइनस बेटा A1 कितना है, पाई स्क्वायर। तो ये देखिए ये जो होता है ये 12.5 के करीब हो गया, माइनस ये 10 होता है, तो ये 2.5 वेबर हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन में चेंज करा दिया जाएगा बेटा, हाँ ये सब चेंज करा दिया जाएगा। जैसे मैं यहाँ ऑप्शन में कर दूंगा 2.5 वेबर, यहाँ ऐसे ही कर दूंगा मैं, ठीक है ना। अब नहीं गड़बड़ है ना, हाँ। तो इसमें देखिएगा बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, इस वैसे समझ में नहीं आता ना सन बेटा, अगर क्वेश्चन बन रहे हैं तो अब यहाँ डिस्कस करते वक्त सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। तो इसमें आपको 2.5 वेबर करा दूंगा मैं, ठीक है ना, और बाकी और भी चेक करा देंगे। तो अब फिर देख लीजिए, नहीं है ना 2 पाई आर 4 पाई के बराबर है, नहीं पेरीमीटर के पाई पाई 4 पाई, आर इक्वल टू 2 हो गया, 2 दूनी 4 पाई, ठीक है 12.5 2.5 वेबर के आसपास, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है स्टेटमेंट फर्स्ट, ए क्लोज लूप इज हेल्ड स्टेशनरी इन द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ 2 परमानेंट मैग्नेट्स हेल्ड फिक्स्ड इंड्यूस्ड करंट इन द लूप मैक्सिमम। नहीं, जब देयर इज नो मोशन तो इंड्यूस्ड करंट होगा ही नहीं, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, गलत है। मैग्नेट फॉल थ्रू द रिंग एक्सिलरेशन ऑफ मैग्नेट ग्रेटर देन एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो चलो अभी देख लो, ये मैग्नेट अगर फॉल कर रहा है, देखते हैं ये मैग्नेट फॉल कर रहा है, मान लो नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, तो फॉल कर रहा है तो यहाँ पे नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा। अब इसमें रिपल्सिव फोर्स F लगेगा, इसका वेट mg नीचे होगा, एक्सिलरेशन a लगेगा, यानी ma इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg माइनस f, या a इक्वल टू क्या हो जाएगा, g माइनस f बाई एफ। या एक्सिलेशन की वैल्यू ग्रेटर देन नहीं लेस देन g होगी। तो इसका मतलब दोनों करेक्ट इनकरेक्ट लग रहा है, d वाला होगा, दोनों गलत है, ठीक। फिर ये देखिए तेरा स्क्वायर ऑफ लूप पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड मैच द फॉलोइंग ग्राफ। जैसे मान लीजिए कोई भी मैग्नेटिक फील्ड दी गई है, उससे कोई लूप पास कर रहा है, तो कोई भी लूप पास कर रहा है, तो मान लो ये लूप पास कर रहा है, तो जैसे जैसे एंटर करेगा उसका फ्लक्स बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा, और फिर जब बाहर निकलेगा तो उसका फ्लक्स क्या है, घटेगा। जब बाहर निकलेगा तो उसका फ्लक्स क्या होगा, घटेगा। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे एंटर करेगा उसका फ्लक्स धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा, धीरे धीरे हाँ बढ़ेगा। फिर बाहर निकल जाएगा तो उसका फ्लक्स धीरे धीरे क्या करेगा, घटेगा, धीरे धीरे घटेगा। ये देख लीजिए, तो फ्लक्स फर्स्ट इंक्रीज, क्यों, फ्लक्स फर्स्ट इंक्रीज और देन डिक्रीज, तो इसका मतलब फ्लक्स का कौन सा हो जाएगा, यस वाला हो जाएगा। ईएमएफ आप जानते हैं, ईएमएफ क्या हो जाएगा, जैसे अगर फ्लक्स ये कांस्टेंट है तो ईएमएफ क्या होगा, E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। तो इसका मतलब ईएमएफ कांस्टेंट और निगेटिव होगा, तो ईएमएफ कांस्टेंट और निगेटिव होगा, इसका मतलब कौन सा ग्राफ हो जाएगा, पी वाला होगा। और यहाँ है तो जीरो होगा, तो ये देखिए जीरो होगा, और यहाँ फिर ये होगा, तो इसका ईएमएफ का पी हो जाएगा, ठीक है, यानी ए का एस बी का पी सही चल रहा है। पावर एंड टाइम, तो पावर पी जो होता है वो ई स्क्वायर बाई क्या होता है, टी होता है। तो ई की वैल्यू अगर निगेटिव भी होगी तो उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब पावर पॉजिटिव रहेगा, इसका क्यू वाला ग्राफ होगा। फोर्स एंड टाइम, तो फोर्स, चूंकि फोर्स एफ इक्वल टू क्या होता है, आई बी एल, और आई क्या होता है, ई बाई आर। तो जो हाल ईएमएफ का होगा वही हाल फोर्स का भी होगा, तो यानी फोर्स वाले का भी ग्राफ पी होगा, फोर्स वाले का भी ग्राफ क्या होगा, पी होगा। तो 13 का सी। 14 देखिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, ईडी करंट प्रोड्यूस इन वायर व्हेन प्लेस्ड इन कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, गलत है। पहली बात तो बल्क पीस में होता है, वायर में तो होता नहीं है,
हाँ, ये भी गलत है और दूसरा ये भी गलत है। हाँ ठीक है, तो ये भी गलत है। LC ऑसिलेशन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू मैग्नेटिक एनर्जी व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट जीरो। हाँ, अगर सर्किट का रेजिस्टेंस जीरो है तो LC ऑसिलेशन में हाँ सही है। एडी करंट मिनिमाइज बाय लेमिनेशन। हाँ, दो तरह से, स्लॉटिंग प्रोसेस से और लेमिनेशन से एडी करंट को रिड्यूस किया जा सकता है सिलेबस में एडी करंट। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स। इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये क्यों गड़बड़ हो गया भैया? इसमें भी इंक्लूडेड ईएमएफ ही है क्या? हाँ अरे सब, ये देखिएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ सही कर देंगे। इंड्यूस्ड ईएमएफ इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। हाँ, ये क्या कह रहा है? गलत कह रहा है, डिपेंड करता है। रॉड रोटेट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड थ्रू सेंटर ऑफ मास, इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन रॉड एंड ऑफ रॉड मैक्सिमम नहीं, जीरो होता है। ठीक है, यहाँ देखिए इनके बीच का इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है, इनके बीच का, तो इसका फ्लक्स इसके फ्लक्स को कैंसिल कर देता है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होता है। गलत बोल रहा है। रॉड रोटेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड थ्रू एंड्स, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल रिवर्स आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन। सही कर रहा है। जैसे मान लीजिए कोई रॉड अगर रोटेट कर रही है, ये देखिए ऐसे रोटेट कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड दिया है, तो देखो इसका जरा इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन देखो, इसका कैसे होगा? ये हो गया, ये हो गया, माइनस और प्लस, माइनस और ये देखिए ये माइनस हो गया और ये क्या हो गया? ये प्लस हो गया। तो देखिए माइनस है और ये क्या है? प्लस है। इधर की तरफ इंड्यूस्ड करंट है। अब हाफ रिवॉल्यूशन के बाद इधर पहुंचेगा तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कैसे हो जाएगा? माइनस प्लस। तो यहाँ देखिए डायरेक्शन हाफ रिवॉल्यूशन के बाद रिवर्स हो रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब यहाँ कौन कौन सही है? BCF, BCF एकदम सही दिया है। A closely wound solenoid of 1000 turns and area of cross section carries a current, magnetic moment m is equal to NIA, NIA इसका मतलब 0.525 नहीं 2.5 आएगा। हाँ 25 हाँ 2.50 जूल पर टेस्ला। फिर ये क्या करा? 2 बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच 10√2 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, प्लेस अकॉर्डिंग टू डायग्राम, फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट एट गिवन पॉइंट फ्रॉम सेंटर। मतलब 10 मीटर पे आपको सेंटर से मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो अब देख लीजिए इसके लिए ये क्या आपका है? ये मैग्नेटिक मोमेंट साउथ से नॉर्थ होगा। क्यों भाई? साउथ से क्या होगा? हाँ नॉर्थ होगा। ध्यान दीजिएगा, साउथ से नॉर्थ होगा। ये मैग्नेटिक मोमेंट देखिए साउथ से नॉर्थ होगा, तो इसका मतलब ये नेट में ये इसका कितना हो गया? 10√2 है। इसका कितना है? 10√2 है। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा? ये देखिए 10√2 यानी कितना हो जाएगा? 10 × 2 यानी कितना हो जाएगा? 20 एम्पियर मीटर स्क्वायर, 20 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये 20 एम्पियर मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा। अब ये देखिए इनका नेट ये हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट। तो अब ये एक्सियल पोजीशन हो गया। तो एक्सियल पोजीशन में कितना होता है? μ0/4π 2m/r³। तो ये देखो μ0/4π कितना हो गया? 10⁻⁷। ये क्या हो गया? 40। ये क्या हो गया? 10⁻³ ये क्या हो गया? 10⁻⁻10। ये क्या हो गया? 40 या 4 × 10⁻⁹ या 4 नैनो टेस्ला, नैनो टेस्ला। फिर देखिए 17 क्या कह रहा है भैया? ए मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m व्हेन मैग्नेट बेंट इन डिफरेंट शेप। हाँ डिफरेंट शेप, ये देखिए मैग्नेट बेंट इन डिफरेंट शेप, डिफरेंट शेप का रहा है। ठीक है, आउट ऑफ फॉलोइंग इज ऑब्लिक करंट व्हेन इट कन्वर्ट टू क्लोज लूप इट्स मैग्नेटिक मोमेंट जीरो। एकदम सही कह रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी मैग्नेट दिया है, अगर इसको आप क्लोज लूप में कन्वर्ट कर दे रहे हैं तो देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, इसीलिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होगा एकदम से। मैग्नेटिक मोमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ फोल्डिंग ऑफ मैग्नेट, नहीं ऐसी बात नहीं है, फोल्ड करेंगे तो चेंज होगा। व्हेन मैग्नेट कट इनटू 2 इक्वल पार्ट एंड बोथ पार्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट विल बिकम √2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल मैग्नेट। ठीक है, व्हेन मैग्नेट कट इनटू 2 इक्वल पार्ट एंड बोथ पार्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो करा √2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल मैग्नेटिक मोमेंट। √2 टाइम्स नहीं होगा, ये गलत बोल रहा है। ठीक है, जैसे दो पार्ट में अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये देखिए इनका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा? m/2, इनका कितना हो जाएगा? m/2, और इनको अगर रख रहे हैं तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा? ये m/2 √2 यानी m/√2 होगा।
मतलब ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, सी वाला। ई सही हो जाएगा, डी। व्हेन मैग्नेट बेंड इन फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल, न्यू मैग्नेटिक मोमेंट लेस देन ओरिजिनल मैग्नेटिक मोमेंट। देखते हैं लेस देन होता है कि नहीं। जैसे अगर मान लीजिए इस तरह से सेमी सर्कल में बेंड करते हैं तो आपको मालूम होगा सेमी सर्कल में बेंड करेंगे तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, 2m/π। अब 2 में अगर पाई से डिवाइड करोगे तो 1 से कम आएगा। सही है, सही है, यानी डी भी सही है। फिर अब करा व्हेन मैग्नेट कट यानी इक्वल पार्ट ऑल पार्ट ऑन सम पोजीशन, न्यू मैग्नेटिक मोमेंट एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू ओरिजिनल मैग्नेटिक मोमेंट एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए जैसे अगर कई पार्ट में ब्रेक करते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट m/n होगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I/n³ होता है। I बाई क्या, अब इसको अगर सम पोजीशन में करते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट तो ओरिजिनल के बराबर हो जाता है, m/n किस क्या हो जाएगा, इंटू n, यानी आंसर m होगा। ठीक, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, I/n³ इंटू n हो जाता है, यानी I/n² हो जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओरिजिनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर नहीं होगा, इसीलिए गलत है, यानी ADE सही दिया है, ADE। ठीक, 18 चलते हैं। शॉर्ट बार मैग्नेट हैज मैग्नेटिक मोमेंट 0.48 जूल टेस्ला। फाइंड डिफरेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम मैग्नेट ऑन एक्सिस एंड इक्वेटोरियल लाइन। एक्सिस और इक्वेटोरियल लाइन पे फाइंड करना है। तो एक्सिस पे कितना हो जाएगा जरा बताना। एक्सिस पे हो जाएगा μ0/4π 2m/r³। जब इसमें सॉल्व करोगे तो देखो कितना आ रहा है। यम ओम की वैल्यू रखोगे तो इसमें आएगा आपका 0.96 गॉस आएगा, और यही इक्वेटर पे निकालोगे तो ये क्या आएगा, 0.48 गॉस आएगा। इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, 0.8 गॉस, क्योंकि माइनस करने को कहा है। 19 देखो क्या करा है। A closely wound solenoid of 1000 tons, area of cross section 4 × 10⁻⁴ meter square, current of 4 ampere, current of क्या, if the solenoid placed in the magnetic field at an angle 30 degree, at an angle 30 degree है, at an angle 30 degree, 300 डिग्री नहीं है। अगर देखते हैं डिग्री विद द एक्सिस, 30 डिग्री विद द एक्सिस, फाइंड टॉर्क। तो टाउ इक्वल टू आपका वही हो जाएगा, टाउ इक्वल टू कितना, टाउ इक्वल टू NIAB साइन थीटा। n कितना है 1000, ठीक है, I कितना है 4, एरिया कितना है 4 × 10⁻⁴, B कितना है 0.25 × 1/2। देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो अब देखो ये आपका क्या हो जाएगा, 25 चौके 100 यानी 1 हो जाएगा। ये 1 हो गया, कट गया, 2 से 2 चला गया, कट गया, यानी 2 × 10⁻⁻1 हो गया, यानी 0.2 है, कहीं है 0.2 है। करा फाइव इक्वल टू 4t³ + 6t + 1। फाइंड रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड, ये इंक्लूडेड, अरे भैया इंड्यूस्ड EMF है रे कंप्यूटर साहब, कब तक ही, ठीक है, का चेक करें हैं। इंड्यूस्ड EMF एट t = 1 सेकेंड टू t = 2 सेकेंड, t = 1 सेकेंड टू t = 2 सेकेंड, t = 1 सेकेंड टू t = 2 सेकेंड। तो भैया फाइंड द रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड EMF एट t = 1 सेकेंड टू t = 2 सेकेंड। तो E = बताओ कितना होता है, E = होता है -d∅/dt, -d∅/dt। ये देखिए E = -d∅/ कितना dt। फाइंड द रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड EMF एट t = 1 सेकेंड टू t = कितना 2 सेकेंड। तो एक बार डिफरेंशिएशन करिए तो कितना हो जाएगा, E = माइनस हटा दीजिए, 12t² + 6, t = जरा 1 सेकेंड रखिए, 18 हो गया, t = जरा 2 सेकेंड रखिए, 2 दूनी 4, 48 6 54, 1/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/3। एरिया ऑफ द करंट एंड टाइम ग्राफ इज 10 यूनिट, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल 20 यूनिट। फाइंड वैल्यू ऑफ, आप जानते हैं करंट और टाइम ग्राफ का एरिया क्या होता है, चार्ज।
तो चार्ज क्यू इक्वल टू क्या होगा, डी फाई बाई आर, या डी फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू आर, डी फाई इक्वल टू क्यू आर। क्यू का मतलब 10 हो गया, आर का मतलब 20 हो गया, एंड 200 यूनिट हो गया। 22 क्या कर रहा है, ठीक है, 22 कह रहा है कि ए पैरामैग्नेटिक सैंपल शो ए नेट, इसमें करेक्शन रहेगा, ये 16 केल्विन है, गड़बड़ हो गया है, हाँ 16 केल्विन है, तो 16 केल्विन है, थोड़ा सा एक करेक्शन आ गया है, ठीक है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द सेम सैंपल प्लेस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इतना टेम्परेचर, तो इसके लिए आप देखिए जानते हैं, आप क्या जानते हैं, यम बाई एच इक्वल टू सी बाई टी, काई जानते होंगे आप, एच आप जानते होंगे, एच क्या होता है, बी बाई म्यू, तो एच की जगह आप चूंकि एच नहीं है तो बी भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं है, सी बाई टी, या सी इक्वल टू आप जान रहे हैं यम टी अपॉन कितना बी, तो इसके लिए देखिए क्या बनेगा, m1 t1 अपॉन b1 इक्वल टू m2 t2 अपॉन b2। m1 दे दिया है, m1 देखिए कितना दे दिया, 8 एम्पियर पर मीटर, t1 कितना दे दिया है, t1 दे दिया है 4 केल्विन, t1 कितना दे दिया है 4 केल्विन, b1 कितना दे दिया 0.6, m2 निकालना है, t2 16 हमने रख दिया है, b2 कितना कर दिया है, ए भाई b2 कहाँ गए तुम, b2 0.2 हमने कर दिया, तो ये देखिए 2 से 3 बार चला गया, ये 8 से 2 बार चला गया, 2 से 2 चला गया, m2 इक्वल टू 2/3 एम्पियर पर मीटर हो गया, ठीक है। फिर कर रहा है 23 स्टेटमेंट फर्स्ट, ए वायर इन द फॉर्म ऑफ टाइटली वाउंड सोलिनॉइड कनेक्टेड टू डीसी सोर्स, ठीक है, द कॉइल इज स्ट्रेच्ड सो दैट देयर गैप बिटवीन सक्सेसिव एलिमेंट ऑफ स्पाइरल कॉइल देन करंट इज इंक्रीज। तो देखो बेटा है क्या, जैसे मान लीजिए ये कोई सोलिनॉइड है, ये हमने एकदम देखिए टाइटली वाउंड कर दिया है, अब इनके बीच का अगर गैप हमने बढ़ा दिया, तो गैप हमने बढ़ा दिया तो ये बताओ क्या होगा, इनके बीच का गैप बढ़ाने से फ्लक्स लीक करेगा, यानी लीक करने का मतलब फ्लक्स घटेगा, तो जब फ्लक्स घटेगा तो याद रखना इंड्यूस्ड करंट उस घटने का अपोज करेगा, मतलब कह रहा है कोई पूरब चल रहा है तो कहीं कहा हम पश्चिम चलें, तो इसका मतलब अगर फ्लक्स घट रहा है तो इंड्यूस्ड करंट उस घटने का अपोज करेगा, और घटने का अपोज कब कर सकता है, जब करंट बढ़े, तो क्या इंक्रीज दिया है कि डिक्रीज, इंक्रीज दिया, तो इसका मतलब सही बोला है। फिर दूसरे में कह रहा है कि अगर इसी में हम एक आयरन रॉड इंसर्ट कर दें, तो आयरन रॉड इंसर्ट कर देंगे तो सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ जाएगा, तो फ्लक्स बढ़ेगा, तो फ्लक्स बढ़ेगा तो इसका मतलब इंड्यूस्ड करंट उस फ्लक्स बढ़ने का अपोज करेगा, और बढ़ने का अपोज कब कर सकता है, घट के, बढ़ने का अपोज कैसे किया जा सकता है, घट के, तो इसीलिए ये भी सही है, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ करेक्ट। फिर यहां देखिए क्या करा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर करेक्ट, ए म्यूचुअल इंडक्टेंस M12 ऑफ कॉइल 1 विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल 2 इज इक्वल टू M21 ऑफ कॉइल 2 विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल 1, ठीक है ना भैया, ए म्यूचुअल इंडक्टेंस M12 ऑफ कॉइल 1 विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल 2 इज इक्वल टू M21 ऑफ कॉइल 2 विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल 1, सही बात है, जितना पहला दूसरे पे म्यूचुअल इंडक्शन लगाता है उतना दूसरा पहले पे लगाता है, सही बात है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन कॉइल डिक्रीज, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन बोथ इंक्रीज, ये भी सही है। When magnetic flux will become double, self inductance remain constant, self inductance remain constant, ये भी सही बोल रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एवरेज इंड्यूस्ड पावर इज द हाफ ऑफ द मैक्सिमम इंड्यूस्ड पावर, ये भी सही है। एवरेज जो होता है, जैसे पावर क्या होता है, पावर होता है E स्क्वायर बाई आर, आई क्या होता है एन स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन आर, और एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी की कितनी होती है, 1/2 होती है, तो ये भी सही बोल रहा है। एवरेज इंड्यूस्ड पावर इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम इंड्यूस्ड पावर। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ यल सोलिनॉइड इंक्रीज एज यल डिक्रीज एंड ए इंक्रीज, तो यल इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, तो ये बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा ये बढ़ाओगे तो ये घटेगा, ना ये घटाओगे तो ये बढ़ेगा, सही है, इसका मतलब ये भी। इफ लेंथ ऑफ सर्कुलर कॉइल इज कांस्टेंट, रेडियस विल बिकम डबल, सेल्फ इंडक्शन विल बिकम हाफ, देख लो, ठीक है। सर्कुलर कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर बाई 2 होता है। तो अब बताइए, क्वेश्चन में कह रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स, लेंथ कांस्टेंट है, तो लेंथ कांस्टेंट होने का मतलब एक सरकमफ्रेंस 2 पाई आर
इंटू एन किसके बराबर होगा, यल, या एन क्या हो जाएगा, यल बाई आर हो जाएगा। तो एन की जगह जरा रख दो, यल स्क्वायर बाई आर और ये आर, तो एक आर से आर कट गया, यानी यल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा। ध्यान देना, केयर करना, यल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, हाँ आर होगा। तो यल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा। तो इसका मतलब ये भी सही है, यानी डबल हो रहा है तो हाफ हो जा रहा है, यानी ऑल सही, ऑल सही। क्या है, ऑल सही। 25 करा, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, द करंट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 10⁻6 एम्पियर पर सेकेंड। मतलब आपको ए और बी के बीच का क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस भाई फाइंड करना है ए और बी के बीच का। तो देखिए ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर, 10 माइक्रो हेनरी, 2 वोल्ट, 3 ओम इन्हें दे रहा है। तो कहा जा रहा है कि ए और बी के बीच का आप क्या है, ए और बी के बीच का आप क्या निकालिए, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, द करंट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 10⁻6 एम्पियर पर हाँ सेकेंड। तो चलिए देख लीजिए, यहां करंट डिक्रीज कर रहा है तो इसमें इंड्यूस करंट इसका सपोर्ट करेगा, तो ये वाला टर्मिनल माइनस हो जाएगा, ये वाला टर्मिनल प्लस हो जाएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस यल डी आई बाई डी टी। माइनस यल कितना हो जाएगा जरा बताना, यल कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10⁻�6, डी आई बाई डी टी कितना हो जाएगा, -10⁻6 का टर्म को टर्म, यानी ये आ गया 10 वोल्ट, यानी ऐसे हो गया, मतलब ये वाला आपका आ गया ये 10 वोल्ट। चलिए माइनस, फिर ये देखिए सेल जो दिया वो कितने का दिया है, 2 वोल्ट, और ये रेजिस्टेंस में जिधर से करंट एंटर करता है उसका पहला सिरा प्लस होता है, तो ये आपका हो गया प्लस माइनस 2 दूनी 2 3 6 वोल्ट। अब ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो मैंने आपको किरचॉफ वोल्टेज लॉ बताया था, पहले टर्मिनल का साइन -10 -2 और +6, यानी -12 + 6 = -6, तो आंसर आएगा -6। -6 नहीं दिया है तो 6 से भी काम चला लेंगे, बड़ी अच्छी बात है। 26 क्वेश्चन, B is the magnetic field and mu naught is the permeability of free space, then the dimension of, तो किसी से ले लीजिए, B = कितना होता है, म्यू नॉट Ni होता है, तो B अपॉन म्यू नॉट का, हाँ एन का देखना, एन का क्या होता है, एन का यल पावर -1 और आई का ए, तो यल पावर -1 ए हो गया। 26 का 27, फॉर ए शॉर्ट डाइपोल प्लेस्ड एट द ओरिजिन ओ, द डाइपोल मोमेंट P इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस। चलिए भाई, डाइपोल मोमेंट P जो है अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, यहां डाइपोल रखा है, ये देखो एक्स एक्सिस ये रखा है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए आर V नॉट एंड E नॉट, ठीक है, चलिए यहाँ E नॉट V नॉट है, तो E नॉट, और यहाँ पोटेंशियल क्या है, E नॉट है, तो इसका मतलब क्या होगा, E नॉट होगा तो इसका मतलब 2kp बाई कितना, r3, क्यों भाई हो जाएगा ना, हाँ 2kp बाई r3। यहां कह रहा है पोटेंशियल क्या होगा, तो पहली बात एक बात याद रखना, यहां पोटेंशियल आपका क्या होगा, पोटेंशियल इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल 0 होता है, तो या तो बी सही रहेगा या तो सी, बल्ले बल्ले। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां डिस्टेंस बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है kp अपॉन 2r का मतलब 8r³ हो गया, 8r³। अब देखो यहां से kp की वैल्यू क्या हो जाएगी, E नॉट r³ अपॉन 2 हो जाएगा, तो kp की वैल्यू जब रखोगे यहाँ पे क्या, kp की वैल्यू रखोगे E नॉट r³ अपॉन 2, तो E नॉट r³ अपॉन 2 का मतलब 16r³, ये तो कट गया, यानी E नॉट बाई 16 हो गया, यानी सी वाला होगा, क्या होगा, सी वाला। बहुत आसान क्वेश्चन करा। रेक्टेंगुलर मेटालिक लूप इज द मूविंग आउट ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन टू ए फील्ड फ्री रीजन विथ ए कांस्टेंट स्पीड। अच्छा, बाहर की तरफ निकल रहा है, मतलब जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड दिया है और ये देखिए बाहर की तरफ निकल रहा है, ऐसा नहीं है कि इसमें एंटर कर रहा है, ये नहीं, बाहर। When the loop is partially inside the magnetic field, the plot of magnitude of induced EMF at time, पर पार्शियली अंदर है तो इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो क्या होता है, ये बताइए, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है VBL होता है। देखिए हल्का सा है, जैसे ये देखिए इसके पहले हमने कराया था, वह इधर से एंटर कर रहा था और इधर से निकल रहा था,
तो यहाँ पे जब पार्शियली है तो ये क्या होगा, ये बताइए, खाली इसका लेंथ ही कंसीडर किया जाएगा, ये सब तो कंसीडर किया नहीं जाएगा, ये तो बाहर हो गया। और इंड्यूस्ड ईएमएफ देखिए आप टाइम से क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंट है, पार्शियली है, हल्का सा है, तो इन सब चीज़ों को हमको कंसीडर करना नहीं है, तो इसीलिए टाइम से इंडिपेंडेंट होगा, यानी डी वाला ग्राफ होगा। कौन सा ग्राफ होगा? रिगार्डिंग सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस की रिगार्डिंग क्या है? द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल डिपेंड्स ऑन इट्स ज्योमेट्री। एकदम सही कह रहा है, बहुत सही कह रहा है। हाँ, ज्योमेट्री पे एकदम डिपेंड करता है भैया। L इक्वल सेल्फ इंडक्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द परमिबिलिटी ऑफ मीडियम। नहीं भाई, डिपेंड करता है परमिबिलिटी पे। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज एनी चेंज इन द करंट इन द सर्किट। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज एनी चेंज इन द करंट इन सर्किट, सही है। सेल्फ इंडक्टेंस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनालॉगस ऑफ मास इन मैकेनिक्स, बताया था कि इसको हम इलेक्ट्रिक एनर्जिया कहते हैं। हाँ, सब अभी कंपेरिजन कराया था, सही है। वर्क नीड्स टू बी डन अगेंस्ट सेल्फ इंडक्शन स्टेबलाइज द करंट। हाँ, सही बात है। W इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर, वर्क भी करना पड़ेगा, तो ये होगा ACDE। ACDE का मतलब भी, ठीक है। तीसवां क्या कर रहा भैया? ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इतना, हाँ, डिस्क इतना, एंगुलर वेलोसिटी इतना, व्हाट एंगुलर वेलोसिटी इतना, 10 पाई रेडियन पर सेकेंड होगा, ये 10 पाई रेडियन पर सेकेंड होगा, रेडियन पर सेकेंड। इसमें भी देखो 30वें में क्या है, 30वें में है, देख लेते हैं 30वां, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड एक यहाँ भी है, ठीक है, सब बता देंगे, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ डिस्क एंड रिम? तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है आप जानते हैं, E इक्वल टू हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। सब रख लीजिए, सब रख लीजिए, सॉल्व करिएगा, जरूर आ जाएगा। 31 क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ए बार मैग्नेट हैज टोटल लेंथ L 2L एंड द फील्ड पॉइंट P एट ए डिस्टेंस D 10 units from the center of the magnet. If the relative uncertainty of length measurement is 1%, the uncertainty of magnetic field at point P परसेंटेज एरर से है। तो बेटा एक बात बताओ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम बाई आर क्यूब। अब देखो लेंथ कितनी जगह है, हाँ, लेंथ यहाँ पे देखो, ये भी लेंथ है, इसमें भी लेंथ आएगा, एम इंटू पोल स्ट्रेंथ इंटू एक लेंथ यहाँ भी आता है, और आर क्यूब। देखिए एक यहाँ भी लेंथ आएगा, देखिए एक यहाँ भी लेंथ आएगा, एक यहाँ आर क्यूब है। तो सोच समझ के थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, ऑप्शन को। तो इसमें तो कोई एरर नहीं होगा, इसमें तो कोई एरर नहीं होगा, इसमें है तो डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। और इस यल में क्योंकि बोला है, क्या बोला है? लेंथ। अब लेंथ में ये नहीं बोला है कि खाली ये लेंथ, कोई भी लेंथ हो सकता है। वह लेंथ मैग्नेट की भी लेंथ हो सकती है, वह ये भी लेंथ हो सकती है, कोई भी लेंथ हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इसमें? डेल्टा यल अपॉन यल इंटू 100 और प्लस 3 डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। तो डेल्टा यल अपॉन यल इंटू 100 कितना हो जाएगा? बोलो भाई, डेल्टा यल अपॉन यल इंटू 100 कितना हो जाएगा? डेल्टा यल अपॉन यल इंटू 100 कहाँ गया? डेल्टा यल अपॉन यल इंटू 100, ये भी 1 हो गया, इसमें भी 1 हो गया, यानी कुल मिला के 4% हो गया, ठीक है। और कोई होगा नहीं, तो इसीलिए 4%। 32 क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। ए कंडक्टिंग बार मूव्स ऑन द 2 कंडक्टिंग रेल्स ऑन शोन इन द फिगर। A constant magnetic field B exists into page. The bar start to move from the vertex at time t equal to 0 with constant velocity. If the induced EMF is E directly proportional to t to power, then value of NH. तो देखो बेटा एक बात याद रखना, जैसे तुम्हारे दिमाग में ये आएगा कि सर E इक्वल टू क्या हो रहा है? VBL। हाँ तुम्हारे, तो सर टाइम से इंडिपेंडेंट होगा। लेकिन एक बात बेटा याद रखो, जब इसको खींचा जा रहा है तो ये जो लेंथ है ये वेरी कर रहा है। देखो ये लेंथ वेरी कर रहा है, लेंथ वेरी कर रहा है कि नहीं? तो जब लेंथ वेरी कर रहा है तो हो सकता है कि अगर ये लेंथ वेरी कर रहा है तो इसमें कहीं से, हाँ क्योंकि टाइम के अनुसार वेरी करेगा कि नहीं, तो जब ये लेंथ वेरी कर रहा है तो इसमें आपका टाइम आ जाएगा।
मतलब ये जो लेंथ वेरी कर रहा है वो टाइम के अनुसार वेरी करेगा। अब इसको आप चाहे तो कई तरह से लगा सकते हैं, नहीं तो मुंहजबानी भी कर सकते हैं। जैसे ये डिस्प्लेसमेंट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो इससे ये मान लो फंक्शन यक्स है, इसको आप निकाल लें और ये यक्स जो होगा वह क्या होगा bt, मतलब इस लेंथ को क्या कर लें यक्स के टर्म में कर लें और ये यक्स क्या होगा यक्स इक्वल टू vt होगा। जैसे इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। मान लीजिए थीटा है, ये थीटा है तो tan थीटा इक्वल टू ये अपॉन यक्स होगा, तो tan थीटा इक्वल टू यक्स tan थीटा होगा, मतलब ये पूरा 2x tan थीटा हो जाएगा, ये पूरा 2x tan थीटा। मतलब इसको ऐसे भी कर सकते हैं VBL की वैल्यू क्या हो गई 2x। अब ये सब तो कांस्टेंट है, क्यों भाई ये सब कांस्टेंट है। हाँ ये जैसे बढ़ता जाएगा यहाँ बढ़ता जाएगा तो भी एक कांस्टेंट रहेगा ना, थीटा थोड़ा चेंज होगा, ठीक है। tan थीटा भी कांस्टेंट रहेगा, यक्स चेंज होता जाएगा जैसे जैसे बढ़ेगा। और यक्स होगा कितना ये बताओ, यक्स इक्वल टू होगा कितना bt। हाँ x क्या होगा, ये आगे वेलोसिटी b से बढ़ेगा ना, x इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू vt। तो देखो यहाँ e और t आ जा रहा है कि नहीं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। e t आ जा रहा, t पे कितना पावर है 1, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा 1। तो चीज देख लीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग कॉइल गैल्वोमीटर mcg, यानी मूविंग कॉइल गैल्वोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वोमीटर। द टॉरिजनल कांस्टेंट इन मूविंग कॉइल गैल्वोमीटर है डायमेंशन, ये एकदम सही बोल रहा है, एकदम सही बोल रहा है। हाँ टॉरिजनल कांस्टेंट का क्या होता है टाउ इक्वल टू सी थीटा, इसका तो होगा नहीं तो टाउ के बराबर होगा, तो यही होगा। इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी मे नॉट नेसेसरी इंक्रीज द वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्यों भैया क्या बात है, देख लिया जाए। Vs इक्वल टू क्या होता है इंक्रीज करंट मे नॉट नेसेसरी इंक्रीजिंग द वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है फाई अपॉन आई, इंक्रीजिंग द करंट मे नॉट, आई होता क्या है फाई क्या होता है फाई Vs इक्वल टू फाई अपॉन वी क्या होता है IR, आई क्या होता है नेबी आई इक्वल टू जो होता है फार्मूला, देखो अब हमें देखो फार्मूला भूल जा रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, निकाल लेंगे फार्मूला। अगर हम भूलेंगे तो आई नेब इक्वल टू सी फाई, कहाँ जाओगे बच के, एन ए बी इन आ गया, यानी Vs इक्वल टू क्या होगा ये देखिए, Vs इक्वल टू यहाँ रखेंगे एन ए बी अपॉन कितना CR। तो इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी मे नॉट नेसेसरी इंक्रीज द वोल्टेज सेंसिटिविटी, सही है। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी मे नॉट नेसेसरी इंक्रीज द मतलब वो तो आपका आई यहाँ पे है तो इसका मतलब घटेगा, तो ये कोई जरूरी नहीं है, तो ये भी सही है। इफ यू इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न्स टू इट्स डबल देन वोल्टेज सेंसिटिविटी डबल। नहीं भैया अगर नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करेंगे तो ये देखिए रेजिस्टेंस और डबल हो जाएगा, अरे बाप रे बाप, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी डबल कैसे होगी, गलत बोल रहा है। मूविंग कॉइल गैल्वेमीटर कैन कन्वर्टेड इनटू एमीटर ऑफ इंट्रोड्यूसिंग शंट रेजिस्टेंस ऑफ लार्ज नहीं स्मॉल, ये भी गलत कह रहा है। करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेमीटर डिपेंड इनवर्सली ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, नहीं इनवर्सली नहीं, डायरेक्टली होता है करंट सेंसिटिविटी। ये करंट है ना, करंट सेंसिटिविटी जो होगा वो फाई अपॉन आई होता है, तो ये जब रखोगे तो एन ए बी अपॉन क्या जाएगा CR। इसका मतलब ये देखिए ये करंट सेंसिटिविटी डिपेंड्स इनवर्सली ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, ठीक है। नहीं ये भी गलत है, तो इसका मतलब केवल A एंड B। Consider I1 and I2 are the current flowing simultaneously in two nearby coils 1 and 2 respectively. L1 self inductance of coil and L2 M12 mutual inductance of coil. Then the value of induced EMF in coil 1 will be, value of induced EMF in coil 1 will be, value of induced EMF पूछ रहा है क्या होगा, value of induced EMF पूछ रहा है। तो भैया परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए दो तरह के कॉइल हैं, इनका सेल्फ इंडक्टेंस दे दिया है, NCERT में दिया भी है। इसमें करंट I1 दिया, इसमें करंट I2 दिया है, इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस या M12 या M2। तो नेट फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होगा ये देखिए, इसमें L1 I1 इसके कारण भी होगा M12 और ये कितना हो जाएगा I2। अब इंड्यूस्ड EMF क्या होता है इक्वल टू -d∅/dt।
डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -L1 di1 बाई क्या आएगा, dt आएगा, और -M12 di2 अपॉन dt आएगा। ध्यान दीजिएगा, di2 अपॉन dt। तो इसका मतलब कौन सा ग्राफ हो गया, ये कौन सा रिलेशन हो गया, B। ठीक है ना, B नहीं, अरे B में तो I1 है, सॉरी C। A coil of area A and N turns in the rotating with angular velocity. Magnetic flux phi and induced EMF across it instant when B parallel to plane of the coil. B parallel to plane of coil. तो आप जानते हैं कि जब फ्लक्स जीरो होता है तो उस समय इंड्यूस्ड EMF मैक्सिमम होता है, यानी फाई इक्वल टू क्या होता है, ये देखिए BA cos थीटा होता है, हाँ cos ओमेगा टी, वही थीटा, और इंड्यूस्ड EMF क्या होता है, NBA ओमेगा साइन थीटा। तो अगर कॉइल दिया है, मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, पहले केस में थीटा 90 होगा, जब थीटा 90 होगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। और दूसरे केस में साइन थीटा, साइन 90 की वैल्यू 1, तो इक्वल टू NBA ओमेगा, यानी कौन सा आंसर सही होगा, बी वाला। ठीक है, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि फ्लक्स जीरो हो तो इंड्यूस्ड EMF भी जीरो हो ना, ठीक है ना। हाँ, देख रहे हैं, फ्लक्स अगर जीरो होगा तो उस कंडीशन में इंड्यूस्ड EMF वहां क्या है, मैक्सिमम है। देख लीजिए, स्टेट मैग्नेटिक स्ट्रिप हैज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इतना, स्ट्रिप बेंट इनटू द सेमी सर्कल शेप। तो सेमी सर्कल शेप में अगर बेंड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 2m अपॉन पाई, याद होना चाहिए आप लोगों को इसका मैग्नेटिक मोमेंट, कैसे जानते ही हैं। 2m कितना है भैया, 44, पाई कितना है 22/7, ठीक है, 22 दूना 7 14 दूनी 28, 28 एम्पियर मीटर स्क्वायर। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है इसमें, अलाइंग देमसेल्फ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, सही है। अट्रैक्ट स्ट्रांगली, ना भैया स्ट्रांगली थोड़ा करता है, हैज सस्पिटेबिलिटी लिटिल मोर देन जीरो, हाँ सही है। मूव फ्रॉम रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू वीक मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू मूव फ्रॉम रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू, ठीक है, वीक नहीं, वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ चलता है, गलत है। तो इसका मतलब कौन सही होगा इसमें, ठीक है, ए और सी केवल सही होगा, यानी ए भी। ए कॉइल हैविंग 100 टर्न्स कैरिंग करंट इतना, प्लेस्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इतना, वर्क डन इन टर्निंग द कॉइल थ्रू 90 डिग्री, वर्क डन टर्निंग द कॉइल थ्रू 90 डिग्री। तो भाई वर्क डन का फार्मूला आपको पता ही होगा, क्या पता है, एरिया दे दिया है, नंबर ऑफ टर्न दे दिया है, तो U इक्वल टू क्या करेंगे आप, करंट दे दिया है, तो U इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन W इक्वल टू MB cos 0 माइनस cos 90, यानी W इक्वल टू MB, M क्या हो जाएगा, NIAB। N कितना हो जाएगा जरा देख लीजिए, N कितना हो जा रहा है, N है 100, I कितना है 5 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, ये तो एरिया हो गया। I कितना है 10⁻⁻3, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया 0.20। तो देख लीजिए वर्क आ जा रहा है कि नहीं, 5 दूनी 10, ये ख़त्म हो जा रहा है। अब क्या बचा, 100 इंटू 10⁻⁻6, यानी 100 माइक्रोजूल है किसी में, 100 माइक्रोजूल 10 मिलीजूल सेम तो नहीं है ना, नहीं सेम तो नहीं लग रहा है, ठीक है, 0.1 मिलीजूल रहता तब सही हो जाता, ठीक। An iron bar of length L has magnetic momentum. It is bent at the middle of length such that two arms make an angle 60 डिग्री। मतलब ऐसे, पहले ऐसे है फिर ऐसे बेंड करते रहे हैं, तो ऐसे जब बेंड करेंगे 60 डिग्री पे तो ये भी L/2 बेटा, ये भी L/2, और इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी बेटा वो भी L/2। अब नया मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा जरा बताना, M डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, M L/2, M L/2 का मतलब क्या हो जाएगा, M/2। छोटी छोटी बात। 4 magnets are placed in square shape of facing their opposite pole to each other. The dipole moment in this case will be, हाँ ऐसे रखा गया, ये देखिए, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो इसका मतलब इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे, इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे, इसका ऐसे, इसका ऐसे,
तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, 0। फिर चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हाँ, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, नहीं भाई, नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, यही तो इनकरेक्ट हो गया। हाँ, मतलब यही इनकरेक्ट है। रिस्टोरिंग टॉर्क ऑन द मैग्नेटिक प्लेस्ड इन द, ये सही है। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द ऑसिलेटिंग टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई, हाँ 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन कितना, EMB, ये भी सही है। द डाइपोल प्लेस्ड इन मैग्नीट्यूड इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, इट मेक्स 180 डिग्री विथ मैग्नेटिक फील्ड। द डाइपोल प्लेस्ड इन a magnitude is at stable equilibrium 180 degree with the magnetic field. The dipole placed in magnitude is stable equilibrium when it makes 0 degree होगा, 0 degree with 0 degree angle with magnetic field. The dipole placed in magnitude is at a stable equilibrium. देखो भैया, जब 180 डिग्री होता है तो उस दशा में क्या होता है, 180 डिग्री होता है, उस दशा में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, व्हेन इट मेक्स 180 डिग्री विथ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ 0 डिग्री होना चाहिए। चलिए ये भी करेक्शन हो जाएगा अभी। 41। कभी कभार हो जाता है, ना ध्यान देने के बाद भी। का स्क्वायर लूप ऑफ PQRS इतना टर्न है। वर्क डन इन पुलिंग द लूप आउट ऑफ द फील्ड। वर्क डन आपको निकालना है, तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होगा W इक्वल टू पावर P इंटू टी। क्यों भाई, यही होता है, ठीक है। या वर्क डन W इक्वल टू पावर क्या होगा, पावर होगा E स्क्वायर बाई RT। E क्या होगा ये बताइए, E जो होगा फाई बाई टी होगा। हाँ, फाई स्क्वायर, हाँ एक टी कट जाएगा अपॉन आर। फाई कितना होगा, BA एन स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन टी आर हो जाएगा। W इक्वल टू, देखिए एन दिया है, फेरों की संख्या कितनी दी गई है, हाँ एन दी गई है। ये देखिए B दिया गया है, हाँ बहुत अच्छा दिया गया है। R भी दिया गया है, टाइम भी दिया गया है, एरिया भी दिया गया है, सब दिया गया है। रख दीजिए, क्या आ जाएगा, 3 माइक्रोकूलम। हाँ थोड़ा सा उसके आसपास आएगा। 43. The current in an inductor is given by I equal to 3t plus 8 where t in second. The magnitude of induced EMF produced in the inductor is 12 millivolt. The self inductance of current. तो देखो E इक्वल टू क्या होता है, माइनस एल डी आई बाई डी टी। इक्वल टू क्या होता है, माइनस एल डी आई बाई क्या, हाँ डी टी होता है। तो अब डिफरेंशिएट जरा करो, डिफरेंशिएट करोगे तो खाली 3 आएगा, तो इसका मतलब ये 12 मिली वोल्ट हो गया और ये 3 हो गया, तो एल की वैल्यू क्या हो गई, 4 मिली हेनरी, 4 मिली हेनरी। 44 पे आ जाओ। रॉड ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर रोटेट्स विथ यूनिफॉर्म, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 एंड्स। देखो यही गड़बड़ कर दिया है, 2 एंड्स। इसका मतलब रॉड जानते हो कैसे, ऐसे रोटेट कर रहा है, और इसके बीच में पूछा, इसके तो इसके बीच में आप लोग जानते ही हैं क्या होता है, 0। ए रेक्टेंगुलर लूप लेंथ इतना, द एवरेज EMF, हाँ तो एवरेज EMF कितना हो जाएगा, एवरेज EMF इक्वल टू 5 BA cos 60 अपॉन टाइम हो जाएगा, BA cos 60 अपॉन टाइम। तो ये बताइए B कितना दे दिया है, जरा बताइएगा। B है 4, A कितना दे दिया है, रेक्टेंगुलर लूप है 2.5 इंटू 2, तो 2.5 इंटू 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। cos 60 कितना होता है, 1/2। ये टाइम कितना है, 10, तो ये 2 से 2 हो गया, 5 से 2 हो गया, 2 कट गया, यानी इसका मतलब 1 वोल्ट आएगा। क्या आएगा, ठीक है। द एवरेज EMF इंड्यूस्ड द लूप ड्यूरिंग दिस टाइम, रेक्टेंगुलर लूप ऑफ लेंथ 2.5 मीटर एंड विड्थ 2 मीटर इज प्लेस्ड एट 60 डिग्री टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 4 टेस्ला। द लूप इज रिमूव्ड इन द फील्ड इन 10 सेकेंड। हाँ मतलब इसका मतलब इनिशियल फ्लक्स है बेटा ये, तो फाइनल माइनस जब इनिशियल करोगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। हाँ देखना यहाँ जैसे ये +1 और -1 में कंफ्यूजन होगा, तो इनिशियल फ्लक्स आपका दिया है और जब उसको बाहर निकाल लेंगे तो फ्लक्स 0 हो जाएगा, तो φ2 - φ1 करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसीलिए आंसर +1 वोल्ट आएगा।
आंसर क्या होगा +1 वोल्ट। ठीक, तो ये हो गया आपका 45 क्वेश्चन। अब चलते हैं आगे। ठीक है, अगला सिलेबस आपका है 19 फरवरी वेडनेसडे को है 10:45 से 1:45 आपका टेस्ट है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड आपका टेस्ट है। ठीक है बेटा, हाँ तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक, तो इसके तैयार करते रहिए और बाकी हमने जो डिस्कस कर दिया, जैसे पेपर आपका चल रहा है वैसे चलाते रहिए, वैसे पढ़ते रहिए, खूब मेहनत करिए बेटा। हाँ, समय बहुत कम है और जैसे जैसे एनसीईआरटी पैटर्न को हम फॉलो करा रहे हैं वैसे फिजिक्स में करते रहिए बेटा। फिजिक्स का डर एकदम भाग जाएगा, नंबर आपके बहुत अच्छे आएंगे। थैंक यू बच्चों।